हाँ जी, तो आज के हमारे सेशन में हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1 ऑफ आवर सिलेबस, इकोनॉमिक्स। ठीक है। चैप्टर नंबर 1 तुम्हारा क्या है? चैप्टर नंबर 1 में तुमको दिया है थियोरी ऑफ डिमांड, थियोरी ऑफ सप्लाई, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई और फॉर्म्स ऑफ मार्केट। तो हम आज स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहले थियोरी ऑफ डिमांड के साथ। ठीक है। तो पहले हम लोग थियोरी ऑफ डिमांड करेंगे, देन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड करेंगे, उसके बाद हम सप्लाई और बाकी जो टॉपिक्स है उस पर मूव ऑन करेंगे। ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं थियोरी ऑफ डिमांड। ये टॉपिक को आगे बढ़ाने से पहले सबसे पहले बात करते हैं हम ये टर्म की, विच इज कॉल्ड एज डिमांड। ठीक है। तो डिमांड क्या होती है? तो तुम कहोगे सर कोई भी चीज को खरीदना, हाँ, कोई भी चीज को सप्लायर से मांगना इज कॉल्ड डिमांड, है ना, ऐसा कुछ। तो डिमांड को हम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? डिमांड का आइडेंटिफिकेशन कैसे होता है कि भाई कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट का मार्केट में डिमांड है या नहीं, वो हम कैसे पता करते हैं? प्राइस के थ्रू। प्राइस के थ्रू कैसे पता लगेगा कि कोई प्रोडक्ट का डिमांड है या नहीं है मार्केट में? प्राइस के थ्रू कैसे? अच्छा, ठीक है। अच्छा, प्रोडक्ट अवेलेबल कम होता है तो डिमांड ज्यादा होती है। श्योर। और कुछ तरीका? प्राइस के थ्रू हम डिमांड को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। ठीक है। प्राइस आपका डिमांड को रिफ्लेक्ट नहीं कर सकता है। बाजार में किस चीज का कितना डिमांड है ये कैसे पता लगोगे? प्राइस के थ्रू कैसे पता लग सकता है? मान लो कोई चीज का प्राइस 100 रुपीज है, आ- जब आपने पूछा था, बाद में जाके कि वो 200 हो गया, तो आपको कैसे पता लगेगा कि भाई डिमांड कितनी हुई इसकी? अगर प्राइस बढ़ा है तो क्या एक अंदाजा लगा के चल रहे हो तो कि सर प्राइस बढ़ा तो मतलब डिमांड ज्यादा रही होगी बाजार में, इसलिए प्राइस इंक्रीज हुआ है, लोग इस चीज को ज्यादा मांग रहे होंगे, इसकी सप्लाई कम होगी, डिमांड ज्यादा होगी, तभी इसका प्राइस क्या हुआ है? शूट अप हुआ है। पर कितना डिमांड था उसका आइडेंटिफिकेशन कर सकते क्या? नहीं, वो नहीं पता लगा सकते कितना डिमांड था। तो डिमांड का यदि हमें सही सही तौर पे आइडेंटिफिकेशन करना हो कि डिमांड कितना है, क्या नहीं है, तो बच्चों वो हमारा चीज होता है बाय वे ऑफ एक्सपेंडिचर। डिमांड का यदि हमको क्या करना है, आइडेंटिफिकेशन करना है कि कोई प्रोडक्ट का डिमांड है या नहीं है मार्केट के अंदर, तो वो हम पता लगाते हैं किसके थ्रू? बाय वे ऑफ एक्सपेंडिचर। जिस चीज के ऊपर जितना ज्यादा खर्चा होगा, जिस चीज के ऊपर जितना ज्यादा खर्चा होगा उसका डिमांड भी उतना ही ज्यादा है, और जिस चीज के ऊपर खर्चा ही नहीं हो रहा है मतलब उसकी डिमांड नहीं है। सिंपल इज दैट। तो डिमांड का जो आइडेंटिफिकेशन है ना, वो किसके थ्रू होता है? एक्सपेंडिचर के थ्रू। एक्सपेंडिचर ज्यादा है तो डिमांड ज्यादा है, एक्सपेंडिचर कम है तो डिमांड भी कम ही है। ठीक है। तो ये हमने क्या करा, ये हमने किया आइडेंटिफिकेशन। तो डिमांड का पता लगाना है तो हम मदद लेंगे किसका? एक्सपेंडिचर का। फाइन। अब एक बात बताओ, तुम कोई प्रोडक्ट के ऊपर खर्चा कब करोगे, एक्सपेंडिचर कब करोगे? जब तुम्हें उसकी जरूरत होगी। ठीक है। क्योंकि अगर एक्सपेंडिचर करोगे तो दैट मींस यू आर क्रिएटिंग डिमांड। तो यानी मैं अल्टीमेटली वही पूछना चाह रहा हूँ कि कोई चीज का आप डिमांड कब करोगे? तो कि सर हमको जब उसकी चीज की नीड होगी, हमको उसकी जरूरत होगी। ठीक है। तो तुमको जरूरत है, तो तुम्हारी जरूरत होने से तुम डिमांड कर लोगे क्या? तुमको उस चीज की जरूरत है तो तुमने जरूरत है तो तुमने जाके खर्चा कर दोगे जरूरत होने से ही। हाँ। तुमको कोई चीज का जरूरत है तो जरूरत होने के साथ ही तुम उस चीज पे खर्चा कर दोगे क्या? डिमांड कर लोगे क्या? कर लोगे। ठीक है। बेटा मुझे जरूरत है एक हाँ, एक बढ़िया सी कार की जरूरत है मुझे, ब्लैक कलर की चमचमाती कार हो, फरारी टाइप। मुझ एसेंशियल रिक्वायरमेंट हो। अब तुमने अपना शब्द बदला तो मैं लेकर आए हो एसेंशियल रिक्वायरमेंट। तो खर्चा करने के लिए ना तो मैं एसेंशियल रिक्वायरमेंट देखूंगा और ना मैं जरूरत देखूंगा। जरूरत या एसेंशियल रिक्वायरमेंट ये एक हद तक काम आ सकती है,
पर केवल उसके होने से डिमांड हो जाए ये जरूरी नहीं। केवल जरूरत महसूस होने से हम किसी चीज पे खर्चा कर दें ये जरूरी नहीं है। जरूरत तो हमको पता नहीं कितनी चीजों की महसूस होती है दिन भर बैठे बैठे। हमारे पास ये भी होना चाहिए, हमारे पास वो भी होना चाहिए। तो वो सभी जरूरतें महसूस होने से क्या तुम लोग क्या खर्चा कर देते हो, एक्सपेंडिचर कर देते हो क्या? नहीं करते। तो बेसिकली अगर हम डिमांड यानी एक्सपेंडिचर जो हम कर रहे हैं कोई चीज के ऊपर, वो हम करेंगे जैसे पहले तुमने कहा कि सर व्हेन देयर इज अ जरूरत, जरूरत बोले तो डिजायर होना चाहिए मन में। क्या होना चाहिए? डिजायर, मन में इच्छा होनी चाहिए। ठीक है, इच्छा किस चीज की? डिजायर टू बाय अ कमोडिटी। तुम्हारे मन में इच्छा होना चाहिए कोई चीज को खरीदने का। इच्छा है तो इच्छा होने से डिमांड हो जाएगी क्या? नहीं सर, केवल इच्छा होने से डिमांड नहीं हो सकती, उसके साथ में एक और चीज का होना जरूरी है। क्या चीज का होना जरूरी है? पैसे का होना जरूरी है। तुम्हारे मन में इच्छा है पर पैसा नहीं है तुम्हारे पास, तो तुम खरीद ही नहीं पाओगे। तो दूसरा चीज क्या? दूसरा चीज परचेजिंग पावर होना चाहिए, सफिशिएंट परचेजिंग पावर। परचेजिंग पावर टू बाय अ कमोडिटी। चलो, परचेजिंग पावर भी है, पैसा भी है, यानी कि इच्छा भी है और पैसा भी है, दोनों चीजें आ गई हैं। तो दोनों चीजें के मौजूद होते ही क्या तुम लोग खर्चा कर दोगे? चीज, वो चीज खरीद लोगे? खरीद लोगे? नहीं बेटा, अभी भी नहीं खरीदेंगे। किसका होना? चीज का, कमोडिटी का होना जरूरी है। ना है ये। ठीक है, क्यों होना भी है? नहीं बेटा, होना अरे वो चीज एग्जिस्ट करती है तभी तो तुम डिमांड कर रही हो, तुम्हारे मन में इच्छा ही तुम पैसे की बात कर रही हो, वो चीज तो है ही। तीसरा चीज है पैसा खर्च करने की नीयत। ठीक है, तुम्हारे मन में इच्छा भी है, तुम्हारे पास पैसा भी है, परंतु अगर तुम्हारी नीयत ही नहीं कर रही पैसा खर्च करने की, तो तुम तब तक क्या नहीं करोगे? वो चीज का डिमांड नहीं करोगे। यानी कि तीसरा चीज विलिंगनेस टू स्पेंड। विलिंगनेस टू स्पेंड। तो अगर ये तीनों चीजें आपको किसी पर्टिकुलर कमोडिटी के लिए देखने को मिलती है कि भाई डिजायर भी हो रहा है, परचेजिंग पावर भी है और नीयत भी पूरी है क्या करने की? पैसा खर्च करने की, तो मान लिया जाएगा कि वो कमोडिटी का डिमांड है। तो मान लिया जाएगा कि वो कमोडिटी का डिमांड एग्जिस्ट करता है। क्लियर है बात? बताओ। तो इन तीन चीजों को अपन क्या बोलते हैं? इन तीन चीजों को अपन बोलते हैं एलिमेंट्स ऑफ डिमांड। व्हाट आर दीज? दीज आर एलिमेंट्स ऑफ डिमांड। कि ये तीन चीजें हैं तो डिमांड एग्जिस्ट करता है, ये तीन चीजें नहीं होंगी तो डिमांड नहीं होगा। दीज आर दी एलिमेंट्स ऑफ डिमांड, यही डिमांड को जगाए रखते हैं। समझ में आई बात? बहुत बढ़िया। तो ऐसे समझो मेरी इच्छा है यार वो बुर्ज खलीफा खरीदने की, वो बिल्डिंग है ना जो अक्षय कुमार गाना गा गा करके बेच रहा था, ऐसे कुछ दिखता होगा वो बिल्डिंग, मान लेते हैं अपन तो। अब वो बिल्डिंग खरीदने की मेरी इच्छा है, डिजायर है, पैसा भी बहुत है मेरे पास। ये मत समझना कि पैसा वैसा नहीं है सर के पास, सर के पास पैसा बहुत है। ठीक है, बहुत सारा पैसा है। तो खरीदने की मेरे मन में उसको इच्छा भी हो, मेरे पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ पैसा भी है, पर क्या ना बेटा मेरा नियत नहीं कर रहा कि एक बिल्डिंग खरीदने के लिए मैं इतना धनराशि खर्च करूं। समझ रहे? तो वहां पे वो चीज का डिमांड नहीं हो पाएगा।
डिमांड केवल तभी होगा जब डिजायर, पैसा और तुम्हारी नीयत, ये तीनों चीजें क्या कर जाए, कोइंसाइड कर जाए, तीनों चीजें एक साथ आ जाए किसी कमोडिटी के लिए। अगर हो गया तो डिमांड है। जैसे कभी तुम्हारे साथ हुआ होगा, तुम शाम को ऐसा बाहर घूमने निकले, तुमको कुछ खाने का मन कर जाए, खाने पीने का मन कर जाए, ठीक है, तुमको मोमोज खाने का मन कर जाए, गोलगप्पे खाने का मन कर जाए, तो तुम्हारे पास पैसा भी है और तुम्हारे मन में इच्छा भी आ जाती है, पर कभी कभी तुम अपना मन मान ले तो बोले नहीं यार, नहीं करते, छोड़ो बाद में कभी खा लेंगे, तो तब डिमांड नहीं हो पाती। पर कभी तुम्हारा मन कर जाता है, बोले ठीक है आज क्या है, खर्च कर ही देते हैं, क्या ही दिक्कत है, तो वहां ही डिमांड हो पाती है। तो ये तीनों चीजें अगर प्रेजेंट होगी तो ही डिमांड होगा, इन तीन में से कोई भी गायब रहा तो डिमांड नहीं होगा। क्लियर? चलो, so these are what, these are the elements of demand, these are the constituents of demand, इनके कारण डिमांड एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो ये तो डिमांड के एलिमेंट्स हो गए, पर सर मीनिंग क्या है डिमांड का, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिमांड? तो एक बार डिमांड की मीनिंग को समझते हैं। ठीक है, डिमांड मीन्स व्हाट? तो डिमांड रेफर्स टू different quantities of a commodity, different quantities of a commodity which a consumer can buy at different possible prices, तो उसको हम बोलते हैं डिमांड। तो उसको हम बोलते हैं डिमांड, कि हाँ इस चीज का डिमांड है, या ये डिमांड है बेसिकली। ठीक है, so what is demand? Demand refers to different quantities of a commodity which a consumer can buy at different possible prices, तो उसको हम बोलते हैं कि हाँ ये डिमांड है। तो उसको हम बोलते हैं हाँ कि ये डिमांड है, मतलब मैं किसी प्रोडक्ट का कितनी अलग अलग क्वांटिटीज खरीद सकता हूं, कितने अलग अलग प्राइजेस पे, तो वो जो कॉम्बिनेशंस निकल कर आएंगे किसके, प्राइस और क्वांटिटी के। वापस समझो क्या, कि मैं कोई प्रोडक्ट का कितनी डिफरेंट क्वांटिटी खरीद सकता हूं, कितने डिफरेंट प्राइजेस पे, तो जो कॉम्बिनेशन निकल के आ रहे हैं ना किसके, प्राइस और क्वांटिटी के, प्राइस और क्वांटिटी के, प्राइस और क्वांटिटी के, वो अलग अलग कॉम्बिनेशन कलेक्टिवली जब बोलोगे तो वो क्या कहलाएगा, डिमांड। ये कंज्यूमर का डिमांड है। फॉर एग्जाम्पल, क्या नाम है तुम्हारा, याशिका, आशिता, आशिता, आशिता कभी सब्जी लेने गई है तुम? नहीं गई, बोल रहे, चल छोड़ फिर। द्राक्षी सब्जी लेने गई है कभी? ठीक है, वेरी गुड। तो बेटा तेरा पहला सवाल क्या होता है सब्जी वाले से, है जी? हाँ, इनका पहला सवाल होता है कि सब्जी क्या भाव दी, है ना? तो वो बोलेगा क्या लेना है, अबे कौन सी सब्जी ये तो बता, सब्जी वो दुनिया भर की सब्जी लेके बैठा, सारी सब्जियों का तो ना भाव बता, कौन सी सब्जी है बेटा ये बता, कौन सी सब्जी लेनी तेरे को, पालक, चलो पालक, पालक दिला देते हैं इनको। तो वो बोलता है कि हाँ सब्जी दी, बोले क्या कहते हैं, पालक जो है वो 25 रुपीज पर केजी अवेलेबल है। तो क्या काउंटर आप देंगी इस बात का, क्या जवाब देंगे आप इस बात का? यहाँ पे कोई काउंटर ऑफर देना चाहती हैं या क्या करना चाहती हैं? क्या शर्म आ रही तेरे को जरा भी? तो 25 से 10 थोड़ा ना पहुंचूंगा, दिमाग सही है तेरा? हाँ बोलो, अभी द्राक्षी आई है सब्जी खरीदने, तुम नहीं आई हो, तुमसे पूछा गया तुमने मना कर दिया,
अभी द्राक्षी को मौका मिलेगा। हाँ द्राक्षी, क्या आप क्या बोलेंगे अब इस बात पे? अरे बोलो, हंस क्यों रही हो, शर्मा शर्मा रही हो तुम तो। अच्छा ये बच्ची बता रही है 20 रुपए किलो, 20 रुपए किलो क्या, मैं क्या 20 रुपए, 20 रुपए किलो लगा दूं, मैं 20 रुपए किलो लगा दूंगा बेटा, कोई दिक्कत नहीं। परंतु तुम अगर 2 किलो लो, तुम अगर 2 किलो लो तो मैं 20 रुपए किलो लगाने को रेडी हूं। बोलो क्या करें अब क्या किया जाए? अरे बोलो क्या करूं मैं, दूं, खरीदना है नहीं खरीदना है, आगे बढ़ रहे हो क्या कर रहे हो बताओ तो सही मुझे, राजी हो या क्या? हाँ बोल आशिता। नहीं, क्या करना है बोल फिर, फाइनल भाव बता फटाफट, उसी में नक्की करते हैं। यहाँ सब्जी सोना बेचनी है, मुझे क्लास भी आगे बढ़ानी है भाई, जल्दी कर। जो जैसा जैसा क्या होता है, कोई बात नहीं, तुम चारों के लिए डन करते हैं। 15 रुपए, तुम 4 किलो लो तो मैं 15 रुपए में तुमको 4 किलो पालक देने को तैयार हूँ, बोलो हाँ कि ना, डन करूं क्या? चलो ठीक है। तो ये जो चीज देख रहे हो, व्हाट इज दिस, दीज आर कॉम्बिनेशंस। किसके कॉम्बिनेशन है ये? दीज आर द कॉम्बिनेशंस ऑफ प्राइस एंड क्वांटिटी, प्राइस एंड क्वांटिटी, प्राइस एंड क्वांटिटी। सो दीज आर द डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस, these are the different different combinations of a commodity which a consumer can buy at different different prices. तो इन कॉम्बिनेशंस को हम कलेक्टिवली, इन कॉम्बिनेशंस को हम कलेक्टिवली क्या बोलेंगे, ये मेरी डिमांड है। these combinations collectively called as demand। आई बात समझ में? अब इसमें से तुम कितने खरीद के ले जाओगे वो तुम्हारी इच्छा, ये सब खरीदा नहीं है ना, ये सिर्फ क्या दिया है तुमको, पॉसिबिलिटीज बताई गई है, कॉम्बिनेशन बताए गए हैं। अगर 1 किलो लोगे तो 25 रुपए अवेलेबल है, 2 किलो लोगे तो 20 रुपए लगा देंगे, 4 किलो लोगे तो 15 लगा देंगे। दीज आर दी कॉम्बिनेशन। तुमको कितना खरीदना है वो तुमको इसमें से डिसाइड करना है। तो जो डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटीज हम खरीद सकते हैं, ध्यान देना, खरीद सकते हैं, खरीदा नहीं है बेटा, ये डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटीज हम खरीद सकते हैं एट डिफरेंट डिफरेंट प्राइसेस, इन कॉम्बिनेशंस को हम कलेक्टिवली बोलते हैं डिमांड। दिस इज द डिमांड ऑफ अ कंज्यूमर। डिमांड refers to different different quantities of a commodity which a consumer can buy at different possible prices। क्लियर? आया समझ में डिमांड क्या होता है, राइट? फाइन। अब इसमें से कितना खरीद के ले आ रहे हो तुम अपने साथ घर पे? 4 किलो, 15 रुपए के भाव पे। 1 किलो तुम ले आना, एक 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 एक, चलो सर। और पालक पनीर तुम्हारे बनाना, तुम्हारे बेटा दाल पालक बना लेना, तुम पालक के परांठे बना लेना, और तुम पालक के पकौड़े बना लेना। ठीक है, बढ़िया काम हो गया। अब तो सर ये जो हमने लिया कि हम आउट ऑफ दीज कॉम्बिनेशन, आउट ऑफ दीज वेरियस कॉम्बिनेशन, हम ये जो 4 क्वांटिटी खरीदेंगे एट अ प्राइस ऑफ 15, हम जो ये 4 क्वांटिटी खरीदेंगे एट अ प्राइस ऑफ 15, इसको पता है क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं इसको बोलते हैं क्वांटिटी डिमांडेड, इसको बोलते हैं क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, नाउ व्हाट इज क्वांटिटी डिमांडेड? इट रेफर्स टू अ स्पेसिफिक क्वांटिटी which is being demanded at a specific price। It refers to a specific quantity which is being demanded by the consumer at a specific price। कि आपने मुझे जो अलग अलग कॉम्बिनेशंस बताए उनमें से मैं यानी द्राक्षी इतना इतना क्वांटिटी खरीदूंगी या खरीदने को राजी हूं एट इतना इतना प्राइस। तो ये जो 4 है,
दिस इज कॉल्ड एज क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, तुमको सारे ऑप्शंस अवेलेबल करा दिए तो वो तो हो गई डिमांड। अब उसमें से तुम कितना खरीद रहे हो, दैट विल बी योर क्वांटिटी डिमांडेड, कि इतना क्वांटिटी डिमांड किया। ठीक है, इतना क्वांटिटी डिमांड किया। तो दो कॉन्सेप्ट निकले यहाँ पे हमारे। पहले तुमने एलिमेंट्स की बात करी, वो तो अलग था, तो उसके बाद दो कॉन्सेप्ट निकले, वन इज डिमांड, अदर वन इज क्वांटिटी डिमांडेड। ये दो अलग अलग चीजें जिनको आपको अभी से याद रखना है। क्यों? क्योंकि जब हम उन फैक्टर्स की बात करेंगे जो आपके डिमांड को अफेक्ट करते हैं, आगे चल के शिफ्ट और मूवमेंट की बात करेंगे, तो हर जगह जो डिफरेंस बैठता है वो बैठता है इसी का, डिमांड का और क्वांटिटी डिमांड का। कई बार बच्चे डिमांड को क्वांटिटी डिमांड समझ लेते हैं और क्वांटिटी डिमांड को डिमांड, तो वो गलत हो जाता है। ये दोनों डिफरेंट टर्म्स हैं। डिमांड इज डिफरेंट, डिमांड कंसिस्ट ऑफ ऑल दोस कॉम्बिनेशंस, डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन। परंतु क्वांटिटी डिमांड इज जस्ट अ स्पेसिफिक क्वांटिटी जो तुमने खरीदा है एट अ स्पेसिफिक प्राइस। क्लियर है बात? ओके, ऐसा चीज। क्वांटिटी डिमांड ऑल्दो आपका कहां से निकल के आ रहा है, डिमांड से ही निकल के आ रहा है। ठीक है, क्वांटिटी डिमांड आपका कहां से निकल के आ रहा है, डिमांड से ही निकल के आ रहा है। अब डिमांड हुआ, क्वांटिटी डिमांड हुआ, ये जो हमने कॉम्बिनेशंस लिखे थे, देख रहे हो आप लोग, इन कॉम्बिनेशंस को यदि मैं इस तरह से लिख दूं, देखो, यदि इन कॉम्बिनेशंस को इस तरह से लिख दिया जाए एक टेबल की फॉर्म में, तो तुमको पता है इसको क्या कहेंगे? वाह, दिस विल बी कॉल्ड एज डिमांड स्केड्यूल। ठीक है, दिस विल बी कॉल्ड एज डिमांड स्केड्यूल। नाउ व्हाट इज डिमांड स्केड्यूल? देखो, it is the tabular representation, it is the tabular presentation of demand showing all those combinations of price and quantity which a consumer can demand। तो सर जब हम हमारी डिमांड को, यानी उन सभी कॉम्बिनेशंस को एक टेबुलर फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं, एक टेबल की फॉर्म में प्रतीत करते हैं, तो वो टेबुलर प्रेजेंटेशन क्या कहलाता है? डिमांड स्केड्यूल। बेसिकली इन इकोनॉमिक्स कोई भी कॉन्सेप्ट को जब हम टेबुलर फॉर्म में शो करते हैं तो वो स्केड्यूल बन जाता है। यहाँ डिमांड स्केड्यूल है, आगे सप्लाई स्केड्यूल पढ़ोगे और इस तरह से आगे चीजें बढ़ती रहती हैं। ठीक है, अभी जो स्केड्यूल बना, जो टेबल बनी, इसको अपनी डिमांड ने बता दिया, यानी इसने सभी कॉम्बिनेशन बता दिया ना, टेबुलर फॉर्म। अगर इस टेबल का आप ग्राफिकल प्रेजेंटेशन करो, कर सकते हैं? कर ही सकते हैं। तो यदि इसी टेबल का यदि ग्राफिकल प्रेजेंटेशन किया जाए तो वो क्या बन के आएगा? वो बनकर आएगा डिमांड कर्व।
क्योंकि इन इकोनॉमिक्स जब भी हम कोई चीज को ग्राफिकल फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है कर्व। वो बन जाता है कर्व, फिर चाहे वो स्ट्रेट लाइन हो या कुछ भी हो। सो व्हाट इज डिमांड कर्व? सर इट इज द ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड स्केड्यूल। सिंपल। जब आप डिमांड स्केड्यूल का ग्राफिकल प्रेजेंटेशन करो, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन करो, तो वो क्या बन जाता है, वो बन जाता है डिमांड कर्व। और डिमांड कर्व कैसा दिखता है? तो डिमांड कर्व दिखता है कुछ ऐसा। दो हैं जी, यस सही कह रही हैं आप। दो तरह से बन सकता है, इट कैन बी अ स्ट्रेट लाइन, दिस इज ऑल्सो अ डिमांड कर्व। यहाँ पर हम y एक्सिस पे लिखते हैं, सॉरी x एक्सिस पे लिखते हैं क्वांटिटी, x और y एक्सिस पे लिखते हैं प्राइस। और इट कैन बी लाइक दिस एज वेल, यू नो कॉन्वेक्स शेप में भी हो सकता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। दिस इज ऑल्सो अ डिमांड कर्व, दिस इज ऑल्सो अ डिमांड कर्व, दैट डिपेंड्स अपॉन द स्लोप, वैल्यू ऑफ स्लोप के ऊपर डिपेंड करता है। पर हाँ, दिस इज ऑल्सो अ डिमांड कर्व, दैट इज ऑल्सो अ डिमांड कर्व। क्यों? क्योंकि सर इन बोथ दी कर्व वी कैन सी कि डिमांड कर्व, जैसा कि किसने बोला अभी तुम दोनों में, तीनों चारों में से? आशिता ने बोला था। हाँ, कि डिमांड कर्व इज अ डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व। ठीक है, इट इज अ डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व। डाउनवर्ड स्लोपिंग यानी ये कर्व का जो मूवमेंट है ना, ये कर्व का जो मूवमेंट है, अगर आप लेफ्ट टू राइट अगर देखो, कहां से लेफ्ट टू राइट, ये कर्व आपका नीचे की तरफ मूव कर रहा है, नीचे की तरफ, दैट इज व्हाई इट इज अ डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व, नीचे की ओर आ रहा है। नाम तो वही है ना? वाह, क्या नॉलेज है तुम्हारा बेटा। देखो, डिमांड कर्व, तो व्हाट इज डिमांड कर्व? इट इज अ डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व। क्यों? क्योंकि सर व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ऑन दिस कर्व ना, तो ये कर्व किधर आ रहा है, नीचे की ओर आ रहा है, इसलिए इट इज अ डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व। रीजन पता है क्या कि डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों बन रहा है? रीजन पता है क्या डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों बन रहा है? तो तो हाँ, हाँ 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 तो सही जा रहे हो, आगे तो बढ़ो। तो मतलब, तो सर ये दोनों जो वैल्यूज आपने लिखी है ना, प्राइस और क्वांटिटी, इन दोनों के बीच में इनवर्स रिलेशन है। आपके कहने का मतलब वो था आपका भी कि सर प्राइस और क्वांटिटी अगर हम देखें, दोनों के बीच में कैसे रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है, एक बढ़ रहा है तो दूसरा कम हो रहा है। दैट इज वाई ये कर्व कैसा है, डाउनवर्ड स्लोपिंग। मैं तुम लोग को एक बात बताता हूँ, रुको रुको रुक लिखो, रुको 2 मिनट, मैं तुमको एक बात बताता हूँ, इकोनॉमिक्स में जितने भी कर्व बनते हैं ना बच्चों, अब या तो वो होते हैं अपवर्ड स्लोपिंग, या होते हैं वो डाउनवर्ड। कभी कभी एक स्ट्रेट लाइन भी खींच जाती है, वो कभी कभी की बात होती है। पर कोई कर्व अपवर्ड स्लोपिंग तब बनता है व्हेन देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशन, या वी कैन से पॉजिटिव रिलेशन इन बिटवीन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। परंतु जब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की वैल्यूज में इनवर्स रिलेशन देखने को मिले, यानी कि नेगेटिव रिलेशन देखने को मिले, कि एक बढ़ रहा है दूसरा घट रहा है, डायरेक्ट का मतलब क्या है, एक बढ़ रहा है दूसरा भी बढ़ रहा है, एक कम हो रहा है तो दूसरा भी कम हो रहा है, दोनों साथ साथ बढ़ेंगे, दोनों साथ साथ कम होंगे, तो वो होता है डायरेक्ट रिलेशन। वहां पे कर्व आपका कैसा बनेगा, अपवर्ड स्लोपिंग, ऊपर जाता हुआ।
यहाँ पे डाउनवर्ड नीचे की तरफ आने का रीजन क्या है? बिकॉज देयर एग्जिस्ट एन इनवर्स रिलेशन इन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी, दिस इज व्हाई दिस कर्व इज अ डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व। क्लियर है? चलो तो यही लिख लेते हैं हम तो अच्छे से, ये बस आप ध्यान रखना इस चीज का। सो डिमांड कर्व इज अ डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व, क्यों? बिकॉज ऑफ इनवर्स रिलेशन between price and quantity demanded। क्या? हाँ, there exists an inverse relationship in between price and quantity demanded। ध्यान से देखना क्या लिखवाया है, क्वांटिटी डिमांडेड लिखवाया है, डिमांड नहीं लिखवाया है, डिमांड नहीं लिखवाया है, क्या लिखवाया है? क्वांटिटी डिमांडेड। यानी कि एक एक्सेस पे हमने लिया है प्राइस और दूसरे एक्सेस पे लिया है हमने क्वांटिटी डिमांडेड। ओके, तो ये प्राइस ये क्वांटिटी, ये प्राइस ये क्वांटिटी, ये प्राइस ये क्वांटिटी, अलग अलग देखोगे तो क्वांटिटी डिमांडेड ही कहलाएंगी। ये कलेक्टिवली डिमांड बोलते हैं। तो यहाँ पे कैसा रिलेशन चल रहा है? जैसा जैसा प्राइस कम हो रहा है वैसा वैसा क्वांटिटी बढ़ रहा है। तो इस तरह के इनवर्स रिलेशन को जब हम शो करते हैं तो डिमांड कर्व आपका इस तरह से बनता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग का बनता है। तो देयर इज एन इनवर्स या नेगेटिव रिलेशन किसके बीच में? प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, ये ध्यान रखना। तो अब एक बार ध्यान रख लो आशिता, जब जब भी प्राइस का नाम लिया जाएगा तो प्राइस के साथ में कौन आएगा? क्वांटिटी डिमांडेड। जब जब भी हम बोलेंगे प्राइस ऑफ द कमोडिटी, प्राइस ऑफ द कमोडिटी, प्राइस ऑफ द कमोडिटी, तो प्राइस के साथ में कौन ऐसा पीछे लग लेगा अपने आप? क्वांटिटी डिमांडेड। जैसे आप राधा कृष्ण बोलते हैं, सीताराम बोलते हैं, तो वो दोनों साथ में, वैसे ही अब इन दोनों की जोड़ी भी साथ में, कौन? प्राइस और क्वांटिटी डिमांड। क्लियर? वेरी गुड। वैसे तुमको तुम्हारे नाम के साथ लगा देना है क्या? सी एस, है ना? उसको भी ऐसा जोड़ी बना के रख लेना अब। चलो, सो दिस इज डिमांड कर्व, दिस इज इनवर्स रिलेशन। तो एक बात पक्की हो गई, इन दोनों का रिश्ता पक्का हो गया आज, और इनके रिश्ते को कोई नहीं तोड़ सकता। किसके रिश्ते को? प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के रिश्ते को, और ये रिश्ता है इनवर्स रिलेशन। फाइन। तो सर डिमांड का क्या होगा? क्वांटिटी डिमांडेड का तो तुमने रिलेशन बिठा दिया, किसके साथ में? वाह, इन दोनों की जोड़ी बन गई, और वो भी तुमने इनवर्स रिलेशन बिठाया है, बहुत ही बेहतरीन। व्हाट अबाउट डिमांड? डिमांड का क्या है जी? किसके साथ? नहीं नहीं, देखो मैं तुमको एक बात बताता हूँ बेटा, प्राइस का जो रिलेशन है वो पहले ही किसके साथ हो चुका है? प्राइस का रिश्ता पक्का हो चुका है, किसके साथ? अब वो अपना रिलेशन डिमांड के साथ कैसे बनाए? एक जना दो के साथ थोड़ा रिलेशन में जाएगा, एक जना एक ही के साथ जाएगा। ठीक है, तो प्राइस का तो रिलेशन हो गया क्वांटिटी डिमांडेड के साथ। डिमांड का क्या होगा द्राक्षी? तेरे को बड़ी हंसी आ रही है, डिमांड का क्या होगा? डिमांड का रिलेशन सप्लाई के साथ। कई चीजें ऐसी भी हो सकती हैं जो डिमांड को अफेक्ट कर रही हो, यानी जिनका रिलेशन आप डिमांड के साथ बिठा सकते हो। तो अभी देखो, डिमांड ने भरोसा किया था प्राइस पे, प्राइस ने अपना रिलेशन बना लिया क्वांटिटी डिमांडेड से, अब डिमांड नाराज है, तो डिमांड क्या करेगी? डिमांड उन सब के साथ रिलेशन बनाएगी। किनके साथ? प्राइस के अलावा जो भी होंगे। बोले प्राइस के अलावा दुनिया में जो भी बचा, मेरा रिलेशन उन सब के साथ है। यानी प्राइस का डिमांड का रिलेशन रहेगा, डिमांड का रिलेशन रहेगा किसके साथ? फैक्टर्स अदर देन प्राइस। प्राइस को छोड़ के दुनिया में जो भी अवेलेबल है ना, अब देख मेरा सबके साथ रिलेशन है। प्राइस मैंने तेरे पे भरोसा रखा और तूने जाके रिलेशन एस्टेब्लिश कर लिया, किसके साथ? क्वांटिटी डिमांडेड के साथ। तो अब देख तू, बस एक मेरा रिश्ता तेरे से ही नहीं होगा, बाकी दुनिया के हर एक फैक्टर से होगा, तो उनको हम क्या बोलेंगे? अब क्या ना, वो बहुत सारी चीजें हैं आशिता, वो बहुत सारी चीजें हैं, तो इसलिए हमने उन सबको एक नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया? फैक्टर्स अदर देन प्राइस। शॉर्ट में हम इसको बोलेंगे FOTP,
शॉर्ट में हम इसको बोलेंगे FOTP, फैक्टर्स अदर देन प्राइस। ठीक है, कैसा रिलेशन है डिमांड का, अब वो देखना पड़ेगा। एक्चुअली बेटा बहुत सारे फैक्टर्स हैं, है ना, फैक्टर्स। तो किसी के साथ कैसा रिलेशन हो, किसी के साथ कैसा रिलेशन हो, अपने को क्या पता, वो तो पढ़ के पता चलेगा, है ना। तो वो रिलेशनशिप भी अपन आगे चल के देखेंगे, पर हाँ ये बात हमको अभी से दिमाग में बैठा लेनी है। जब भी बात आएगी क्वांटिटी डिमांड की, तो साथ में लेकर आना है प्राइस और इनवर्स रिलेशन है। डिमांड जब भी आएगा तो डिमांड का रिलेशन किसके साथ में बैठाना है, फैक्टर्स अदर देन प्राइस के साथ में। अब वो फैक्टर्स में कौन है वो वी विल सी, और कैसा रिलेशन है दैट ऑल्सो वी विल सी। क्लियर। अच्छा, डिमांड क्या होती है, अलग अलग क्वांटिटीज जो कि हम खरीद सकते हैं अलग अलग प्राइजेस पे। क्वांटिटी डिमांडेड, अरे उन सभी कॉम्बिनेशन में जो एक क्वांटिटी हमने खरीदी है स्पेसिफिक प्राइस, दैट इज क्वांटिटी डिमांडेड। और इनवर्स रिलेशन है प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड का। डिमांड का अगर टेबल फॉर्म में प्रेजेंटेशन करोगे तो डिमांड शेड्यूल बन जाएगा, और ग्राफिकली करोगे तो डिमांड कर्व बन जाएगा। इट कैन बी अ स्ट्रेट लाइन which is downward sloping, or it can be in the form of a convex curve, but that is also a downward sloping one. क्यों डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों बन रहा है, बिकॉज सर दिस कर्व इज इंडिकेटिंग इनवर्स रिलेशन इन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी। यहाँ पे जैसा जैसा प्राइस कम हो रहा वैसा वैसा यहाँ पे क्वांटिटी बढ़ रहा। फाइन। इसके बाद नेक्स्ट जो अपन पढ़ते हैं बच्चों वो है डिमांड फंक्शन। डिमांड फंक्शन, व्हाट इज डिमांड फंक्शन। तो बेसिकली it is an equation which shows an inverse relation, no, not inverse, fine, fine, sorry, which shows a relationship between demand and factors affecting demand। हेलो, नहीं चाहिए मैम। हम्म, so demand function is what, sir, it is an equation which shows relationship between demand and factors affecting demand। ये डिमांड का जो आपने बोला ना FOTP के साथ रिलेशन है, तो डिमांड का कौन से फैक्टर के साथ में कैसा रिलेशन है वो कौन बताता है आपको, आपको ये इक्वेशन बताती है। वो इक्वेशन जिसको हम क्या बोलते हैं, डिमांड फंक्शन। क्लियर। अब वो इक्वेशन क्या है सर, तो वो इक्वेशन मैं आप लोग को लिखवा देता हूं। ठीक है, वो इक्वेशन है ये dx, dx माने डिमांड ऑफ द कमोडिटी, x वो कमोडिटी जिसकी डिमांड की बात कर रहा हूं, तो dx डिमांड ऑफ द कमोडिटी इज द फंक्शन ऑफ, f माने फंक्शन ऑफ, यानी इट डिपेंड्स अपॉन px tr y t ex yd n। So this equation is called as demand function, because this is showing a relationship in between demand and all those factors which can affect the demand। तो चलो ये बताओ मुझे, हमने अब तक डिमांड को कितने तरह से प्रेजेंट कर दिया आपके सामने, डिमांड को कितने तरह से हम प्रेजेंट कर सकते हैं, 3 तरह से। लिख लो, कहीं नोट डाल के लिख लो, नोट डाल लो ऊपर कहीं और लिख लो। एक सेकंड,
हाँ जी, तो लिखो, क्या लिखोगे कि डिमांड कैन बी प्रेजेंटेड इन थ्री वेज। कौन कौन सा? डिमांड को हम कितने तरह से प्रेजेंट कर पा रहे हैं? तीन तरह से। कौन कौन से तरीके बता सकते हो? तो पहला ग्राफिकल, दूसरा टेबुलर, और चौथा आप लिखोगे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ये जो इक्वेशन है ना, इक्वेशन को क्या बोलते हैं? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो डिमांड को तीन तरह से प्रेजेंट किया जा सकता है, एल्जेब्रिक फॉर्म में, टेबुलर फॉर्म में, और ग्राफिकल फॉर्म में। एल्जेब्रिक तो बोल दिया ना मैंने, ठीक है, ऐसा चीज। सो दिस इज द थर्ड एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ योर डिमांड। ठीक है, यहाँ पे हमारी डिमांड को प्रेजेंट कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन, एंड दिस इक्वेशन इज कॉल्ड एज डिमांड फंक्शन। क्यों? क्योंकि ये क्या करेगी इक्वेशन? आपको रिलेशन बताएगी। किसका रिलेशन बताएगी? कि किस तरीके से डिमांड ऑफ द कमोडिटी डिपेंड करता है इन अलग 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 फैक्टर्स पे। एंड ऑल दीज फैक्टर्स आर कॉल्ड एज फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। ऑल दीज फैक्टर्स आर कॉल्ड एज फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। क्यों? क्योंकि ये सभी फैक्टर्स में इतना दम है कि इनमें यदि चेंज आए तो ये डिमांड को भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इन फैक्टर्स में इतना दम है कि यदि इनमें से किसी में चेंज आए तो ये डिमांड को भी चेंज कर सकते हैं। दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एज फैक्टर्स ऑफ डिमांड। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब इनके नाम लिख लें। जैसे dx, तो dx को हमने बोला डिमांड ऑफ द कमोडिटी। px प्राइस ऑफ द कमोडिटी। pr प्राइस ऑफ related goods। y income of the consumer। t taste and preference। yd distribution of income। and n number of consumers। So all of them, they are called as factors affecting demand, क्योंकि they have the tendency to affect the demand। अच्छा, ये एक सर क्या क्या? ओहो, कंज्यूमर्स एक्सपेक्टेशंस। कंज्यूमर क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, एंड देयर कैन बी अदर फैक्टर्स एज वेल, बट मेन तो यही है, इसलिए हम इन्हीं की बात कर रहे हैं। तो ध्यान रखना सब। तो तुम लोगों ने बिल्कुल ऐसा क्रमबद्ध तरीके से लिखा है ना, ये भी सही है, वेरी गुड। ऐसा वन बाय वन लिखा, एक के नीचे एक, और नहीं लिखा ऐसे साइड पे लिखा तो भी चलेगा, मैं तो ऐसे ही देख रहा था। मैं तो इसलिए बोल रहा था कि इनमें बस एक प्राइस ऑफ द कमोडिटी को आप साइड कर देना, क्योंकि प्राइस ऑफ द कमोडिटी का रिलेशन तो किसके साथ बढ़ गया? क्वांटिटी डिमांडेड के साथ। ठीक है, बाकी उसको छोड़ के जितने भी फैक्टर्स है ना, पता है इनको क्या बोलते हैं? प्राइस ऑफ द कमोडिटी छोड़ दो, अब मैं जिनको रेड से मार्क करूंगा ना, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, कंज्यूमर्स एक्सपेक्टेशंस, एंड नंबर ऑफ। तो all these six factors they are called as FOTP। अब हमने बोला था ना ऊपर कि डिमांड का रिलेशन है किसके साथ है? FOTP के साथ, फैक्टर्स अदर देन प्राइस।
तो ये हैं वो फैक्टर्स प्राइस के अलावा, इनको हम बोलते हैं FOTP, फैक्टर्स अदर देन प्राइस। क्योंकि प्राइस तो कहां गया, क्वांटिटी डिमांडेड के साथ, तो प्राइस को छोड़ के हमने बोला ये वो फैक्टर्स है सब जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं, इसमें केवल प्राइस छोड़ दो, तो प्राइस को छोड़ के जितने भी फैक्टर्स बचे वो सब कौन है, FOTP, फैक्टर्स अदर देन प्राइस। और इन सभी का रिलेशन किसके साथ बिठाना है, डिमांड के साथ। ओके, है जी। टैक्स सप्लाई को करता है बेटा, हम जब सप्लाई पढ़ेंगे ना वहां पे आता है टैक्स। टैक्स बेसिकली गवर्नमेंट पॉलिसी में आता है। टाइम टाइम पीरियड बेटा इसमें नहीं आता, टाइम पीरियड आपका आता है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के अंदर, या उसको आप उसमें भी ले सकते हो, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में। टाइम पीरियड इज वन ऑफ द फैक्टर ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इधर नहीं आता। ठीक है, दीज आर द मेन फैक्टर्स जो आपकी डिमांड को अफेक्ट करेंगे मेनली। तो अब क्या है ना, इन सभी में डिमांड का सबके साथ अलग 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 रिलेशन है। तो चलो अभी एक दो का बात कर लेते हैं, फिर जो बचेगा उसको हम कल निपटाएंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं यहाँ पे प्राइस ऑफ दी कमोडिटी के साथ। ध्यान से देखना मैंने क्या लिखा है, इन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। ओके, विच मीन्स प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड घटेगा, एंड वाइस वर्सा, प्राइस कम तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगा। ये हमारा पहला रिलेशन या पहला फैक्टर डिमांड फंक्शन का जिसने रिलेशनशिप बताया। तो प्राइस का रिलेशन तो वैसे ही क्वांटिटी डिमांडेड का साथ में फिक्स है, तो प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड कम होगा, इनके बीच में इनवर्स रिलेशनशिप है। ये हमने बहुत देर से पढ़ लिया। अब दूसरा फैक्टर कौन लिखवाया था, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। अब वो क्या थोड़ा बड़ा है, उसको अभी नहीं ले रहे। ठीक है, पहले हम लेंगे उसमें इनकम ऑफ द कंज्यूमर, यानी इनकम लेवल, इनकम ऑफ द कंज्यूमर। तो इनकम ऑफ द कंज्यूमर भी बच्चों एक ऐसा फैक्टर है जो आपकी डिमांड को अफेक्ट कर सकता है। कैसा रिलेशन है इधर, तो there is a direct relationship in between demand and income, which means if income बढ़ेगा तो कंज्यूमर का डिमांड बढ़ेगा। क्या तुम्हारे पास पैसा ज्यादा है तो तुम डिमांड ज्यादा करोगे, हाँ। पैसा कम तो डिमांड भी कम करोगे ना, हाँ। तो दोनों के बीच में कैसा रिलेशन हो गया, डायरेक्ट रिलेशन हो गया इन बिटवीन इनकम एंड डिमांड। अब ये जो हमने डायरेक्ट रिलेशनशिप लिखा है ना बच्चों, इनकम और डिमांड का, इसका एक एक्सेप्शन है, उस एक्सेप्शन को भी यहीं पे पढ़ लेते हैं। ये जो हमने डायरेक्ट रिलेशनशिप लिखा है ना इनकम और डिमांड का, कि भाई वैसे तो क्या होता है नॉर्मली, इनकम बढ़ता है डिमांड बढ़ता है, इनकम कम होता है डिमांड कम होता है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है। परंतु इसका एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन मतलब
यहाँ पे हमको डायरेक्ट रिलेशनशिप देखने को ना मिले। एक्सेप्शन मतलब मे बी यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशनशिप ना हो। क्या हो सकता है? एक्सेप्शन। तो एक्सेप्शन में आता है बच्चों यहाँ पे तुम्हारे इंफीरियर गुड्स। क्या आता है एक्सेप्शन में? क्या होता है इंफीरियर गुड्स? एनी आइडिया? यस, दीज आर द लो क्वालिटी गुड्स विच आर अवेलेबल एट अ लो प्राइस। सस्ती क्वालिटी का माल। ठीक है, तो अब बताओ मुझे, अगर कोई कंज्यूमर है जिसकी इनकम लेवल बहुत ज्यादा है, तो क्या वो ऐसा इंफीरियर गुड्स, लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स खरीदेगा क्या? नहीं। क्या होगा? तो जैसे जैसे इनकम बढ़ेगा वैसे वैसे कंज्यूमर क्या करेगा? इस तरह के गुड्स का डिमांड कम करता जाएगा। तो वैसे तो इनकम और डिमांड में डायरेक्ट रिलेशनशिप है नॉर्मली, परंतु जब हम बात करते हैं किसका? इंफीरियर गुड्स का, तो इंफीरियर गुड्स के केस में क्या देखने को मिलता है? इनवर्स रिलेशनशिप देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? इनवर्स रिलेशनशिप, जिसको हम बोलते हैं नेगेटिव इनकम इफेक्ट। जिसको हम बोलते हैं नेगेटिव इनकम इफेक्ट। नेगेटिव इनकम इफेक्ट मतलब कि जैसा जैसा इनकम बढ़ेगा वैसा वैसा इस तरह के गुड्स का डिमांड कम होगा, और जैसे जैसे इनकम कम होगा लोग गरीब होंगे, इस तरह के गुड्स का डिमांड बढ़ेगा। ओके, इनफीरियर गुड्स। तो ये चीज किधर आती है? एक्सेप्शन में आती है। बोले वैसे तो पॉजिटिव रिलेशनशिप है, परंतु इस केस में आपको वहां पे क्या देखने को मिल रहा है? नेगेटिव रिलेशनशिप। एक्सेप्शन कौन सा गुड्स? इंफीरियर। इंफीरियर गुड्स आर व्हाट? तो लिख लेना, दीज आर लो क्वालिटी गुड्स। क्लियर? चलो, तो आज हम फैक्टर्स में इसको यहां तक ही करते हैं बच्चों, बाकी के फैक्टर्स को हम कंटिन्यू करेंगे अब कल की क्लास में। ठीक है, लिख लो वो इंफीरियर गुड्स क्या होता है।